आज हम मधु कलश इस पाठ्य पुस्तक में से एक नई कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी का नाम है समय। समय इस कहानी के लेखक है यशपाल जी और यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जिस प्रकार समय बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है, तो समय के साथ समझौता कर लेना यानी बदलते समय को स्वीकार करना या फिर बदलते समय के साथ अपने आप को बदलना, इसी में समझदारी होती है और इसी से हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने बदलते हुए समय को स्वीकार नहीं किया या फिर अपने आप को उस समय के अनुसार ढाल नहीं पाए, तो वैसा जीवन अपने लिए भी तकलीफ वाला होता है और दूसरों के भी। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी का नाम है समय और इस कहानी के लेखक है यशपाल जी। बदलते समय के साथ अपने आप को भी बदल लेने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। परिस्थितियों से समझौता कर लेने में ही बुद्धिमानी है। आत्मनिर्भर होकर, आत्मनिर्भर मतलब खुद पर निर्भर रहना यानी सेल्फ डिपेंडेंट। आत्मनिर्भर होकर जीने वाला व्यक्ति परिवार और समाज पर बोझ नहीं बनता। तो जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे के समय के साथ, बदलते हुए समय के साथ समझौता कर लेने में ही बुद्धिमानी होती है। और बुढ़ापे में भी अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो, बुढ़ापा ही क्यों या बूढ़े व्यक्ति ही क्यों, तो आत्मनिर्भर होकर जीने वाला हर व्यक्ति ना ही परिवार पर बोझ होता है और ना ही समाज पर। चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। पापा के रिटायर होने के 1.5-2 वर्ष पूर्व से ही चिंता सिर उठाने लगी थी कि रिटायर होने पर अवकाश का बोझ कैसे संभलेगा। यानी कहानी में पापा ये एक व्यक्ति रेखा है, एक पात्र है और उन्हें रिटायर होने से पहले 1.5-2 साल पहले से ही उनके दिमाग में ये चिंता होने लगी थी कि जब वे रिटायर होंगे तो रिटायर होने पर अवकाश का बोझ कैसे संभलेगा। अवकाश यानी लंबी छुट्टियां, यानी रिटायरमेंट के बाद हमेशा की छुट्टी मिलती है। तो पापा के दिमाग में ये चिंता थी, ये टेंशन था कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो इतना जो खाली समय मिलेगा, ये जो छुट्टियां इतनी हमेशा के लिए जो ये इतनी लंबी छुट्टियां मिल जाएगी, उसका बोझ कैसे संभलेगा, यानी वो समय में किस प्रकार से व्यतीत करूंगा। रिटायर होने से पहले ही उन्हें ये चिंता सताने लगी। अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए वे प्राय ही कहने लगते, तो वे ज्यादातर खुद ही अक्सर कहते थे, लोग रिटायर होकर निरुत्साहित क्यों हो जाते हैं। मतलब रिटायर होने के बाद लोग निरुत्साहित यानी निराश क्यों हो जाते हैं, बेचैन क्यों हो जाते हैं। सोचिए, नौकरी करते समय अवकाश के दिन कितने प्यारे लगते हैं। यानी जब हम जॉब करते हैं तभी हमें छुट्टी, जैसे हम संडे का तो बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब संडे आएगा, कब हमें छुट्टी मिलेगी, आराम करने को मिलेगा। यानी नौकरी करते समय अवकाश के दिन कितने प्यारे लगते हैं। जब दीर्घ श्रम के पुरस्कार में, दीर्घ श्रम मतलब लंबे समय के लिए किया जाने वाला श्रम, मेहनत, तो इतने साल नौकरी करने के बाद या इतने साल दीर्घ श्रम मेहनत के पुरस्कार में जब पूर्ण अवकाश का अवसर आ जाए, यानी इतनी लंबी छुट्टी मिल जाए, पूरी हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए, तो निरुत्साहित होने का क्या कारण है। तो पापा खुद को ही ये बात कहकर समझाते थे कि जब हम नौकरी करते हैं तभी तो छुट्टियों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, और जब रिटायर होंगे अभी और लंबी छुट्टियां मिलेगी तो फिर हमें निरुत्साहित होने की क्या जरूरत है। उसे तो अपने श्रम का फल मानकर उससे पूरा लाभ उठाना और संतोष पाना चाहिए। तो ये जो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली हमेशा की छुट्टी है, इसे हमारे जीवन भर के इतने सालों के श्रम का फल मानना चाहिए और उसका लाभ भी उठाना चाहिए और साथ ही साथ उसमें खुश रहना चाहिए, संतोष पाना चाहिए। सर्विस के समय गर्मियों में महीने 2 महीने हिल स्टेशन पर जाने का पापा को बड़ा शौक था। कहाँ जाने का शौक था पापा को? हिल स्टेशन। कभी जाते थे? गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के महीनों में। प्रतिवर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष
पहाड़ पर अवश्य जाते थे। पहाड़ जाते तो चढ़ाइयों और ढलानों पर चल सकने के लिए एक दो छड़ियाँ खरीद लेते। यानी जब पहाड़ों पर घूमने जाते थे तो पहाड़ चढ़ते समय या वो जो ढलान होते हैं यानी अपवर्ड स्लोप्स होते हैं उन पर से चढ़ने के लिए एक सपोर्ट के लिए हमेशा छड़ी हाथ में लेते थे, तो खरीद लेते थे, छड़ियाँ खरीद लेते थे। परंतु लखनऊ लौटने पर बाजार या सैर के लिए जाते समय छड़ी उनके हाथ में नहीं रहती थी। मतलब जब पहाड़ों पर घूमने जाते थे तो छड़ी हाथ में लेकर ही पहाड़ चढ़ते थे या खरीद लेते थे छड़ियाँ वहाँ पे। लेकिन जब लखनऊ यानी अपने शहर लौटते थे तब बाजार जाने के समय या यूं ही सैर यानी घूमने के लिए बाहर निकलते थे तो छड़ी कभी हाथ में नहीं लेते थे। कभी कभी कुत्तों से सावधानी के लिए छड़ी हाथ में लेते थे, बस कुत्तों से बचने के लिए, जो आवारा कुत्ते होते हैं रास्तों पर, उनसे बचने के लिए कभी कभी छड़ी हाथ में लेते भी थे, पर उसे टेक कर नहीं चलते थे। जैसे बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति होते हैं जो छड़ी का सहारा लेकर चलते हैं, उस प्रकार से छड़ी टेक कर पापा कभी नहीं चलते थे। छड़ी को पुलिस या सैनिक अफसरों की तरह हाथ में ले लेते थे, यानी ऐसे पकड़कर, ओके। सो पुलिस की तरह या सैनिक अफसर की तरह, तो ये आपको अंडरलाइन करना है, छड़ी को हाथ में लिए रहते थे। किसकी तरह? पुलिस या सैनिक अफसर। छड़ी टेक कर चलना उनके विचार में बुढ़ापे का चिन्ह था। यानी अगर मैं छड़ी टेक कर चलूंगा तो लोग क्या समझेंगे, मैं बूढ़ा हो गया, मतलब इस प्रकार से, या मुझे खुद को ऐसा लगेगा कि मैं बूढ़ा हो गया, ये उनकी सोच थी। तो छड़ी टेक कर चलना, इस बात को वे बुढ़ापे का चिन्ह मानते थे। पापा संध्या समय टहलने अथवा शॉपिंग के लिए जाते समय केवल अम्मी को साथ ले जाते थे। तो यहाँ पर लेखक ने और एक बात यहाँ पे बताई है, पापा संध्या समय टहलने या फिर शॉपिंग के लिए जब भी जाते तो किसको साथ लेके जाते? सिर्फ अम्मी को, बच्चों को नहीं लेके जाते थे। बच्चों को साथ ले जाना उन्हें कम पसंद था। बच्चों को तो वे साथ ले जाना पसंद करते ही नहीं थे। तैयार होने से पहले ही हम लोगों को नौकर या आया के साथ घूमने भेज दिया जाता था। यानी जब उनको बाहर जाना होता था पापा को अम्मी को साथ लेकर, तब वे बच्चों को आया या नौकर के साथ घूमने के लिए बाहर भेजते, और जब तक बच्चे वापस लौटे ये पति पत्नी यानी पापा और अम्मी दोनों बाहर निकल जाते थे। बच्चों को बाजार ले चलने की अनिच्छा में संभवतः पापा की बुजुर्ग न जान पड़ने की भावना मन में रहती थी। यानी बच्चों को बाजार ले जाना शायद उन्हें इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि उन्हें बुजुर्ग दिखना अच्छा नहीं लगता था। बुजुर्ग यानी जिसकी उम्र ज़्यादा है या फिर जिसके 2-3 बच्चे हैं, उस उम्र का व्यक्ति दिखना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। रिटायर होने पर पापा ने एक अच्छी खासी दिनचर्या बना ली थी। दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, ओके। उन्होंने पहले ही योजना बना ली, यानी उन्होंने पहले से ही एक प्लान बना लिया, एक अच्छे से तय कर लिया था कि रिटायर होने के बाद वे क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि वे एक पुस्तक लिखेंगे जिसके लिए कम से कम 2 घंटे इस विषय में अध्ययन करते रहेंगे। तो उन्होंने तय किया जब वे रिटायर हो जाएंगे तो वे एक पुस्तक लिखेंगे, और पुस्तक लिखने के लिए कम से कम 2 घंटे वे उस विषय का अध्ययन करेंगे, यानी अच्छे से स्टडी करेंगे कि उन्हें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वगैरह वगैरह। पहले काम के दबाव के कारण समय की कमी रहती थी। यानी जब नौकरी करते थे तो काम का प्रेशर होता था बहुत, और इस काम के दबाव के कारण उनको समय ही नहीं मिलता था लिखने के लिए। परंतु अब सप्ताह में 1-2 दिन निकट संबंधियों अथवा इष्ट मित्रों की खोज खबर लेने भी चले जाते थे, ठीक है। तो अब सप्ताह में मतलब हफ्ते में, एक वीक में 1-2 दिन निकट संबंधी यानी उनके जो बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हैं या उनके इष्ट मित्र हैं, जो उनके अच्छे मित्र हैं, उनकी खोज खबर लेने के लिए वे चले जाते थे, जो कि नौकरी करते समय उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता था कि वे अपने मित्रों के साथ समय बिताएं, अपने संबंधियों यानी रिलेटिव्स के साथ समय बिताएं, जो अभी वे कर सकते थे। पापा के स्वभाव और व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आया था, कभी? रिटायर होने के बाद।
किस किस में परिवर्तन आया? स्वभाव और व्यवहार। व्यवहार मतलब उनका बर्ताव। पहले उन्हें अपनी पोशाक की चुस्ती और व्यक्तिगत उपयोग की बढ़िया चीजों का शौक रहता था। तो पहले उनका पोशाक एकदम चुस्त, मतलब अच्छा खासा धोया हुआ, आयरन किया हुआ अच्छा रहता था। और व्यक्तिगत उपयोग की, यानी जो हमारे पर्सनल यूज की चीजें होती है, जैसे घड़ी और जैसे परफ्यूम, ओके, इन सारी बढ़िया चीजों का शौक रहता था। मतलब एकदम अच्छे क्वालिटी की ब्रांडेड चीजें यूज करने का उन्हें शौक था। पर अब गत वर्ष से, गत यानी बीते हुए साल से, ओके, पर अब गत वर्षों से जाड़े के आरंभ में अम्मी हर बार उनसे एक नया ऊनी सूट बनवा लेने का अनुरोध कर रही थी। तो वैसे उन्हें बहुत शौक था बढ़िया चीज़ों का उपयोग करने का, अच्छा खासा पोशाक रखने का। पर पिछले साल से जाड़े के आरंभ में, जाड़ा यानी ठंड के दिन, ओके, सो ठंड के दिनों के आरंभ में अम्मी हर बार उनसे एक नया ऊनी सूट बनवा लेने का अनुरोध कर रही थी। ऊनी यानी वुलन, ओके, सो वुलन सूट या स्वेटर बनाने का अनुरोध, विनती कर रही थी अम्मी उनसे, परंतु वे पुराने कपड़ों को काफी बताकर टाल देते थे। तो रिटायर होने के बाद ये बदलाव आया था उनमें कि जो पुराने कपड़े वो बहुत ज्यादा है मेरे पास ठंड के दिनों में यूज करने के लिए, तो नया ऊनी सूट बनवाने के लिए वो मना कर रहे थे। यही बात जूतों के मामले में भी थी। यही बात किस में थी? जूतों के मामले में भी थी। लगता था पापा अब अपने शौक और रुचियों को बच्चों द्वारा पूरा हो हाँ, तो पापा अब अपने शौक और रुचियों को बच्चों द्वारा पूरा होते देखकर संतोष पाते थे। शौक मतलब उनके हॉबीज या उनको जो जो चीजें अच्छी लगती थी और उनकी पसंद, वो सारी बातें वे बच्चों द्वारा पूरा होते देखकर खुश हो जाते थे, संतोष पाते थे। पापा के हम लोगों को बाजार साथ न ले जाने के रवैये में भी परिवर्तन हो गया था। मतलब जब बच्चे छोटे थे तो पापा को बच्चों को साथ ले जाना पसंद नहीं था और उनके इस सोच में भी अब परिवर्तन आ गया था। अब शायद उन्हें अपने जवान, स्वस्थ और सुडौल बच्चों की संगति में कुछ गर्व अनुभव होता था। मतलब अब बच्चे बड़े हो गए हैं, जवान हो गए, स्वस्थ है, सुडौल है और अच्छे खासे आकर्षक दिखते हैं, तो पापा को अब ऐसे सुंदर, जवान, स्वस्थ बच्चों के संगति में गर्व अनुभव होता था और इसीलिए वे बच्चों को साथ ले जाना भी शायद पसंद करने लगे थे। संध्या समय यानी शाम के समय बाजार जाते समय कभी मुझे तो कभी बहन को तो कभी भाई को साथ चलने का संकेत कर देते थे। मतलब आवाज लगाते थे कि कोई है मेरे साथ चलने वाला, कोई है, किसी को समय है तो हम बाहर घूम के चले आते हैं। तो कभी बहन को तो कभी भाई को या कभी लेखक को। अब हम लोगों को चॉकलेट, कॉफी या आइसक्रीम के लिए कहना नहीं पड़ता था। यानी जब बच्चे थे, वे छोटे थे बच्चे, तब उन्हें अपने पापा के पास जिद करनी पड़ती थी हर चीज़ के लिए, आइसक्रीम के लिए, चॉकलेट के लिए। लेकिन अब वे बड़े हो गए हैं तो पापा के पास इन चीज़ों की डिमांड करनी नहीं पड़ती, वे खुद ऑफर करते हैं। वे स्वयं ही कहते, कहो क्या पसंद करोगे। पापा बच्चों को साथ ले जाते थे घूमने के लिए शाम के समय, अपने जवान बच्चों को, और खुद ही पूछते थे बच्चों को, कहो क्या पसंद करोगे, कॉफी लोगे या आइसक्रीम। परंतु अब हम तो उनकी संगति के लिए लालायित नहीं थे। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए थे, जवान हो गए थे, उनकी अपनी दुनिया हो गई थी और अब वे अपने पापा के साथ जाने के लिए या उनका साथ पाने के लिए उतने लालायित नहीं थे, यानी उतने उत्सुक नहीं थे। वो लालच जो बचपन में उनके मन में होता था पापा के साथ बाहर जाने का, अब वो लालच मन में नहीं था। कारण यह कि 16-17 पार कर लेने पर अन्य लोगों की तरह हम अपना व्यक्तित्व अनुभव करने लगे थे। यानी 16-17 की उम्र के बाद हमारी एक अपनी दुनिया हो गई थी, हमारा एक अपना व्यक्तित्व हो गया था, हमारी अपनी रुचि बन गई थी। तो इसीलिए अब उनकी संगत में जाना, उसके लिए हमें कोई बड़ी बात नहीं लगती थी, उसके लिए हम उत्सुक नहीं होते थे। पिछले जाड़ों की बात है, मतलब लास्ट ईयर के
पिछले साल के ठंड के दिनों की बात है। संध्या का समय था, शाम का वक्त था। मैं अपने कमरे में बैठा पत्रिका पढ़ रहा था, यानी कोई मैगजीन। आहट से अनुमान हो रहा था कि पापा बाहर जाने के लिए जूते पहन चुके होंगे। आहट से यानी आवाज़ से, मतलब लेखक बैठे थे अपने कमरे में, पत्रिका पढ़ रहे थे, लेकिन हम अपने कमरे में, फिर भी अगर हॉल है घर में तो वहाँ पे क्या चल रहा है उसकी आवाज़ से अपने को पता चल जाता है। वैसे पापा बाहर जाने के लिए जूते पहन चुके होंगे, ये आवाज़ से पता चल रहा था। उन्होंने टाई भी बांध ली होगी। उनके कमरे से पुकार सुनाई दी तो उन्होंने आवाज़ लगाई, कोई है हजरतगंज की सवारी। पापा ने आवाज़ क्या लगाई, कोई है हजरतगंज की सवारी, यानी कोई है हमारे साथ हजरतगंज चलने वाला। तो हजरतगंज ये क्या है, प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है। पापा की पुकार सुनकर ऊपर से पुष्पा दीदी के कमरे से उनका स्वर सुनाई दिया। तो पुष्पा दीदी जो बहन है लेखक की, वो अपने कमरे में से कह देती है, मंटू जाओ पापा के साथ घूम आओ। तो मंटू कौन है, भाई है। मंटू अपने कमरे में रेडियो सुन रहा था। पुष्पा दीदी ने अपने कमरे से मंटू को आवाज़ दिलाई, क्या कहा कि मंटू जाओ पापा के साथ घूम आओ। पुष्पा दीदी ने मंटू से कहा, लेकिन मंटू क्या कर रहा था, अपने कमरे में रेडियो सुन रहा था। वहीं से उसने उत्तर दिया, तुम भी क्या दीदी बोर करती हो, बूढ़ों के साथ कौन बोर हो। उसने क्या कहा, तुम भी क्या दीदी बोर कर रही हो, बूढ़ों के साथ कौन बोर होगा, यानी पापा अब बूढ़े हो गए तो उनके साथ बाहर जाकर कौन बोर होगा। मंटू ने अपने विचार में स्वर दबाकर ही उत्तर दिया था, मतलब उसे ऐसे लगा कि उसने धीरे से कहा है, परंतु उसकी बात पापा के समीप के कमरे में, यानी पापा के नज़दीक के कमरे में मैं भी सुन सका था। और जब वो बात मुझे सुनाई गई थी, इसका मतलब ज़रूर वो किसने सुनी थी, पापा ने। पत्रिका आंखों के सामने से हट गई। तो जैसे ही लेखक को ये फील हुआ कि शायद पापा ने वो सुना है, मैगजीन उन्होंने अपनी आंखों से हटा दिया, हट गई उनकी नज़र पापा के कमरे में चली गई। पापा ने ज़रूर सुन लिया था, मतलब पापा के बर्ताव से ऐसे लगा कि शायद पापा ने मंटू ने जो कहा वो सुना था। वह कोट हैंगर से उतारकर, अपना कोट हैंगर से उतारकर पहन नहीं जा रहे थे, लेकिन कोट उनके हाथ में ही रह गया और वे कुर्सी पर बैठे। मतलब उन्हें शौक लगा कि मंटू ने उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया या ऐसे कहा कि बूढ़ों के साथ कौन बोर हो। कई क्षण वे बिल्कुल निश्चल बैठे रहे। निश्चल मतलब चुपचाप, शांत बैठे रहे, बिना हिले बिना डुले, मानो किसी दूर की स्मृति में खो गए। स्मृति यानी याद, पता नहीं किस याद में वो खो गए थे। चुपचाप शांत कुर्सी पर वैसे ही कोट हाथ में लेकर बैठे। मैंने दृष्टि पापा की ओर से हटा ली। मैं पापा की ओर ही देख रहा था, लेकिन कहीं पापा की नज़र मुझसे मिल गई तो उन्हें और ज़्यादा बुरा महसूस होगा, ऑकवर्ड फील होगा। इस सोच से मैंने अपनी दृष्टि हटा ली। देखो, मैंने दृष्टि पापा की ओर से हटा ली कि नज़र मिल जाने से वे संकोच अथवा असुविधा का अनुभव ना करें। संकोच यानी ऑकवर्डनेस, या फिर असुविधा मतलब उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो, और इसीलिए लेखक ने अपनी दृष्टि हटा ली। पत्रिका उठाई परंतु पढ़ न पाया। पापा की अवस्था के बारे में सोचकर मैंने मैगजीन तो उठा लिया, लेकिन पढ़ नहीं पाया। सहसा बचपन की यादें कौंध गई। सहसा बचपन की यादें दिमाग में कौंध गई, मतलब याद आने लगी, घूमने लगी। तब हम लोग उनके साथ बाहर जाने के लिए कितने लालायित रहते थे, कितना रोते थे कि नहीं पापा आपके साथ बाहर जाना है। हमारी उस लालसा ने उन्हें कभी ना कभी परेशानी भी अनुभव हो जाती थी। मतलब हम बच्चे पापा के इतने पीछे पड़ जाते थे कि उन्होंने बहुत बार परेशानी का भी अनुभव किया होगा। एक दिन की स्मृति आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी और लेखक को एक दिन की याद प्रत्यक्ष दिमाग में घूमने लगी कि वो क्या घटा था बचपन में। देखिए, हम लोग अम्मी और पापा के साथ बाहर जाने की जिद करते थे तो पापा को अच्छा नहीं लगता था। मतलब पापा को इच्छा होती थी सिर्फ अम्मी को बाहर ले जाए, और जब हम जिद करते तो पापा को अच्छा नहीं लगता था। अम्मी ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने का उपाय यह करती थी। अम्मी इस अप्रिय स्थिति से बचना चाहती थी क्योंकि उसे तो पति से भी प्रेम था और बच्चों से भी। तो इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए वो उपाय करती कि स्वयं बाहर जाने से पहले
साड़ी बदलने से पहले हमें आया या नौकर के साथ कुछ समय के लिए बाहर भेज देती थी। यानी वो खुद तैयार होने से पहले बच्चों को नौकर के साथ बाहर भेज देती ताकि बच्चे जिद ना करें, रोए ना, और फिर अम्मी को इस स्थिति से बचना पड़े कि बच्चे भी पीछे पड़ रहे हैं और पति की भी बात सुननी पड़ रही है। हम लोगों के लौटने से पहले ही अम्मी और पापा बाहर जा चुके होते थे। आज पापा के साथ चलने के अनुरोध का उत्तर, आज पापा ने जब किसी को साथ चलने का अनुरोध किया यानी विनती की, तो उसका उत्तर मंटू दे रहा था, बोल, बुड्ढों के साथ बोल। पापा सहसा मानो दृढ़ निश्चय से कुर्सी से उठकर खड़े हुए। पता नहीं कुछ समय तक वे वैसे ही कुर्सी पर चुपचाप शांत बैठे रहे और फिर कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। कोट पहन लिया, दृढ़ निश्चय, कुछ सोच लिया था उन्होंने, ठान लिया, पक्का इरादा कर लिया। कुर्सी से उठकर खड़े हुए, कोट पहन लिया और अम्मी को संबोधित करके पुकारा, मतलब अम्मी को आवाज लगाई, अरे सुनो, कई बार पहाड़ से छड़ियाँ लाए हैं, कोई एक तो दो। इतनी छड़ियाँ हम पहाड़ से खरीद लाए हैं, एक छड़ी होगी तो मुझे दे दो। एक छड़ी मैंने अपने कमरे में उठाकर अपने कमरे में रख ली थी। पापा को मैंने उत्तर दिया, एक तो यहाँ पड़ी है, चाहिए? लेखक ने क्या उत्तर दिया कि पापा एक छड़ी यहाँ पे है, चाहिए? और छड़ी कोने से उठाकर पापा के सामने कर दी। हाँ, यह तो बहुत अच्छी है। पापा ने छड़ी की मूठ को हाथ से सहलाकर कहा। छड़ी की मूठ मतलब जो छड़ी के ऊपर गोलाकार हिस्सा होता है पकड़ने के लिए, वो। और छड़ी को टेकते हुए किसी की ओर देखे बिना घूमने के लिए चले गए। मानो हाथ की छड़ी को टेक कर उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया था। जैसे कि उन्होंने उस छड़ी को टेक कर ये स्वीकार कर लिया था कि अब वे बूढ़े हो चुके हैं, उनकी संगति में बच्चों को अब ज्यादा रुचि नहीं है और बदलते समय के साथ उन्हें भी अकेले आत्मनिर्भर होकर बिना किसी का इंतजार किए या बिना किसी पर निर्भर रहे अपनी दिनचर्या खुद के लिए खुद ही बनानी चाहिए और अपना जीवन जितना है उतना खुद के ऊपर निर्भर रहकर ही जीना चाहिए। इस प्रकार से पापा ने बदलते हुए समय को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। एक बार इस कहानी के पात्र में फिर से दोहराती हूँ, कौन कौन इस कहानी के पात्र है। तो सबसे पहले है पापा, फिर अम्मी, लेखक की बड़ी बहन है पुष्पा दीदी और लेखक का छोटा भाई है मंटू। ठीक है, तो ये कहानी आपको अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, इसके शब्दार्थ लर्न करने हैं। कहानी में कुछ भी डाउट्स होंगे तो वो आप मार्क करके रखना और जो हमारा जूम लाइव सेशन होगा उसमें पूछना। ठीक है, अब इस कहानी के कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, रिटायर होने के उपरांत पापा की दिनचर्या में क्या परिवर्तन आ गए थे? तो क्या परिवर्तन आया था? एक तो उन्होंने पुस्तक लिखने के बारे में सोचा था और दूसरा वे अपने इष्ट मित्र और रिश्तेदारों को संबंधियों से मिलने चले जाते थे। छड़ी को टेककर चलने का अर्थ क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। तो पापा के विचारों में छड़ी टेककर चलना यानी वो बुढ़ापे का चिन्ह था। और वे छड़ी टेककर क्यों नहीं चलते थे? क्योंकि उन्हें बुजुर्ग दिखना अच्छा नहीं लगता। मंटू अपने पापा के साथ सैर पर क्यों नहीं गया? क्योंकि वो बूढ़ों के साथ बोर नहीं होना चाहता। और पापा ने समय के साथ किस प्रकार समझौता किया? तो छड़ी टेककर वे खुद अकेले घूमने चले गए। इस प्रकार से उन्होंने बदलते समय को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो प्रश्न 4 ही है इस कहानी पर, तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इसके अर्थ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और जो शब्दार्थ आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं वे शब्दार्थ लर्न करने हैं। जूम लेक्चर में मैं आपको पहले शब्दार्थ पूछूंगी और बाद में हम वो चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो बस आज हमने ये पाठ पूर्ण कर दिया है। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ।